Good afternoon, everyone. तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? रिफ्रैक्शन पर। बोलो। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? रिफ्रैक्शन पर पहुंच गए थे। और रिफ्रैक्शन में मैंने बता भी दिया था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैंने लिखा दिया था। हुआ था वहां तक? और उसी के साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें और भी लिखाई थी कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रहती है, हाँ, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का या किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर है? बोलो। वहां तक क्लियर है सभी को? चलो, क्वेश्चन लिखो अब। क्वेश्चन लिखो सभी एक। स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 is 3 by 2 into 10 raised to power 8 meter per second, and in medium 2 it is 9 by 4 into 10 raised to power 8 meter per second। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ mu1 upon mu2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। इसका रेशियो बताना है सभी को। क्लियर? बताओ सभी। सभी आंसर बताओ। ऋतुज का आंसर आ गया है। देखते हैं सही या गलत, लेकिन और भी बताओ। बाकी लोग भी बताओ। बोलो सभी। ऋषिकेश का भी आंसर 2/3, श्रेया का भी आंसर 2/3, अमृता का भी आंसर 2/3। और किसी का आंसर आया?
चलो ध्यान से देखना सभी। हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उस मीडियम में कितना है 3/2 × 10⁸ पहले मीडियम में। तो यहाँ से म्यू वन कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 2। ऐसे ही म्यू टू कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 9/4 × 10⁸। ये कितना आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3। तो हमसे क्या पूछा है म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो 2/4/3। बोलो कितना आएगा। मेरा तो ये आंसर आ रहा है। अब तुम सभी का 2/3 कैसे आया ये मुझे नहीं पता है। सभी ने उल्टा आंसर निकाला है, जस्ट अपोजिट। बोलो क्या ये क्लियर है सभी को। बोलो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। निशात, निशात क्या हुआ बताओ। ये कल की क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड एट मीडियम। तो वहां से हमारा आंसर आता है स्पीड ऑफ वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें गिवन है पहले में कितना है 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 2। वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 2। ऐसे ही दूसरे में हमने फाइंड आउट कर लिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना 3 × 10⁸, और उस मीडियम में कितना 9/4 × 10⁸। तो आंसर कितना आ गया 4/3। तो म्यू1/म्यू2, तो 2/1.33, 2/1.33। तो ये कितना आ गया 3/2। क्लियर है निशात। चलो अब इसी के साथ आगे एक पॉइंट और पढ़ते हैं। और पॉइंट क्या होता है, मैंने कल लिखाया था जब लाइट से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पास से क्या हो जाती है डेविएट। तो वो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। तब या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एक इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है इंसिडेंट लाइट। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 या म्यू1, जो मानना है मान सकते हो n1 या म्यू1। ये इसका नॉर्मल, ये इसका ओरिजिनल पाथ। यदि मीडियम नहीं होता या सेम था तो ये इसका ओरिजिनल पाथ रहता। लेकिन यहाँ पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2।
क्लियर है? बोलो। अब ये बात डिपेंड करता है n1 और n2 पर, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज लिखाई थी n इंटू साइन आर। ये क्या रहता है? कांस्टेंट। n1 साइन आर इज इक्वल टू n2 साइन आर। आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से, यदि अब दो मीडियम पर हमें डिस्कशन करना है, डेंसर और रेयर, डेंसर और रेयरर मीडियम, दो मीडियम होते हैं। कौन कौन से? डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। क्लियर है? इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। डेंसर और रेयरर में देखो, ये रियल में दिखता है कि हम कैसे कंपैरिजन पर, डेंसर और रेयरर मीडियम डिपेंड करता है ऑन कंपैरिजन, कि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। किस पर डिपेंड करता है? कंपैरिजन पर डिपेंड करता है कि हम किसका किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक बात पूछता हूँ, तुम लोगों को सबको पता है, एयर, वाटर, ग्लास, एयर, वाटर और ग्लास, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी रहेगी? एयर डेंस होता है या ग्लास डेंस होता है? बताओ। ग्लास। ग्लास के बाद डेंसिटी डेंसर में कौन आता है? वाटर। देखोगे तो ग्लास सबसे ज्यादा, फिर आता है वाटर, और फिर आता है एयर। लेकिन एक बोल सकता हूं कि वाटर इज डेंसर। मेरा स्टेटमेंट सुनना सभी ध्यान से। वाटर इज डेंसर देन एयर, एंड रेयर देन ग्लास। क्या बात समझ आ रही है? जो है उसका डेंसिटी ग्लास से क्या है? ज्यादा। डेंसर क्या है वो ग्लास से, और क्या एयर से ज्यादा डेंसर है? बताओ सभी, बोलो। तो क्या ये कंपैरिजन पर डिपेंड करता है कि हम किन दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं? बोलो। ये किस पे डिपेंड करता है कि हम किन दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं? क्या बात क्लियर हो गई? इसीलिए डेंसर और रेयरर क्या हमारा डिपेंड करता है कि हमें कौन से मटेरियल या कौन सा मीडियम गिवन है। हमें कौन से मटेरियल गिवन है। तो डेंसर का सिंपल बात है, क्या डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? बोलो। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। डेंसर इज मोर। बोलो क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज मोर। तो यदि डेंसर का ज्यादा है तो अब फिर से देखना, मैंने यदि लिख दिया n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्रैक्टेड एंगल मान लेता हूँ कुछ भी आर, इस तरह से ये है रिफ्रैक्टिव एंगल है, ये n1 और ये n2, और मैंने बोल दिया n1 इज ग्रेटर देन n2। क्या n1 डेंसर हो गया? बोलो। यदि n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो n1 कैसा हो गया? डेंसर। और n2 कैसा हो गया? क्या रेयर? n2 कैसा हो गया? रेयर। बोलो क्लियर है? बताओ सभी। ऋषिकेश कहाँ पर डाउट है पूछो। ऋषिकेश कहाँ पर डाउट है पूछो। देखो मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज मोर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज बोर। और यदि मैं बोल रहा हूँ N1 इज ग्रेटर देन N2, क्या N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, और N2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का। N2 क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 2 का। क्लियर है। तो यदि मैं बोल रहा हूँ N1 इज ग्रेटर देन N2, तो क्या N1 डेंसर होगा, N1 क्या होगा, डेंसर, और क्या N2 रेयरर होगा। समझ में आ गया, बोलो। तो N1 डेंसर है, N2 डेंसर है, लेकिन क्या N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर होता है, बोलो। N1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, N2 साइन आई। तो यहां से देखना क्या मैं लिख सकता हूं साइन आर इज इक्वल टू N1 साइन आई अपॉन N2, N1 साइन आई अपॉन N2। अब एक बात बताना, यदि N1 इज ग्रेटर देन N2 है, क्या ये टर्म 1 से ग्रेटर आएगी, ये टर्म 1 से क्या होगी, ग्रेटर। बोलो क्लियर है। यदि ये टर्म 1 से ग्रेटर है और साइन ए क्या हमेशा 1 से छोटा रहेगा, बोलो। साइन ए क्या है, 1 से छोटा, क्योंकि साइन थीटा का जो लिमिट रहता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यदि हम पॉजिटिव में बात करें तो 0 से 1, पॉजिटिव में कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से 1, तो ये 1 से छोटा है, क्या ये 1 से बड़ा है। तो क्या ये साइन आर का वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि यदि यहाँ से देखोगे तो साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई इज ग्रेटर देन 1, ये क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा। इसका मीनिंग साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई। और क्या इसका सिंपल मीनिंग हो गया आर इज ग्रेटर देन आई, बताओ, बोलो। क्या इसका सिंपल मीनिंग हो गया आर इज ग्रेटर देन आई, मीन्स क्या जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, जब लाइट डेंसर से रेयरर में मूव करती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। यदि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर, तो लाइट शिफ्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट शिफ्ट, तनिष्क बता रहा हूँ, 1 मिनट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एक और बार देख लो सभी, ये N1 है और ये कौन सा है, N2। मैंने क्या बोला, N1 इज ग्रेटर देन N2। अब तुम सभी को पता है रिफ्रैक्शन के लॉ से N1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, N2 साइन आर। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, N1 अपॉन N2 इंटू साइन आई। मैंने यहां से लिखा N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, क्या ये टर्म 1 से बड़ा होगा, ये टर्म 1 से क्या होगा, बड़ा। तो क्या साइन आर अपॉन साइन आई को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा, साइन आर अपॉन साइन आई को भी क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। और यदि साइन आर ऑफ साइन आई इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन आर इज ग्रेटर साइन आई, बोलो। साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई। क्लियर है तनिष्क, बोलो। तो साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम साइन थीटा का बात करते हैं ना, तो थीटा इंक्रीज होने के साथ साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। साइन थीटा में क्या होता है, थीटा इंक्रीज होने के साथ साइन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीज। 0 से 90 में यदि तुम देखोगे तो थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। क्लियर है बात। तो इसीलिए क्या आर का वैल्यू आई से ज्यादा होगा, इसीलिए आर का वैल्यू क्या होगा, आई से ज्यादा। बोलो क्लियर।
चलो नोट करो सभी, नोट करो। हो गया? नोट कर लिया सभी ने? अब ये तो बात हुआ जब लाइट, और यदि लाइट कहाँ से कहाँ मूव करे, रेरर से डेंसर, यदि लाइट कहाँ से कहाँ मूव करे, से डेंसर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम rarer to denser medium, it move towards the normal, it shift towards the normal, towards the normal। अगेन सेम डायग्राम बना के देखो, ये रहा नॉर्मल, ये आया N1, ये एंगल आई N1 और ये N2, लेकिन इस बार क्या है, N1 इज लेस देन S2, N1 इज लेस देन N2, N1 साइन आई। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? कहाँ पर प्रतीक्षा? सभी को हैंडराइटिंग समझ में आ रही है मेरी? बोलो। मैं उसी स्टेटमेंट को, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रतीक्षा, मैं उसी स्टेटमेंट को कम से कम 2 बार बोल दूंगा, तब नोट कर लेना, ठीक है? तो N1 इज क्या है, लेस देन N2, N1 इज लेस देन N2। अब फॉर्मूला क्या होता है, N1 sin A इज इक्वल टू N2 sin R, N1 sin A इज इक्वल टू N2 sin R। अब तुम्हें पता है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू आएगा sin R अपॉन sin I। हमें देखना N1 अपॉन N2, क्या N1 अपॉन N2 लेस देन 1 आ रहा है? N1 अपॉन N2 क्या आ रहा है, लेस देन 1। तो क्या sin R अपॉन sin I भी 1 होगा? sin R अपॉन sin I भी क्या होगा, लेस देन 1। तो क्या sin R इज लेस देन sin, मीन्स क्या R इज लेस देन I? तो रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे बेंड टू द नॉर्मल। बोलो क्लियर है? रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है सभी को? बोलो। नोट करो इसे जल्दी।
हो गया। चलो, तो अब एक तो फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया, कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई, इससे रिलेटेड एक सॉल्व करते हैं। देखो, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है कितने का, 30 डिग्री का। ठीक, अब ये बताओ, वर्ष नॉर्मल शिफ्ट होगी या अभी, बोलो। ये है रिफ्रैक्टेड एंगल आर, इसका वैल्यू बताना अभी को। पहले ये बताओ, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ सभी। और आर का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। करो आर का वैल्यू फाइंड आउट। आर का वैल्यू बताओ। एन टू तो 2 है ना, एन टू का वैल्यू तो 2 है। चलो देखो, अब तुम्हें सभी को लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये हो गया रेयरर, क्योंकि 1.5 है, तो ये कौन सा हो गया रेयरर, और ये कौन सा हो गया डेंसर। और जब भी लाइट रेयरर से किस में जाती है, डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। किधर शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो, फॉर्मूला लगाओ, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो n1 कितना, 3/2 साइन आई यानी साइन 30 डिग्री, साइन कितना 30, n2 साइन आर, n2 कितना 2, साइन आर कितना नहीं पता, तो साइन आर आ गया 3/2 यानी 3/4 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो साइन आर आ गया 3/8, साइन आर कितना आ गया 3/8, तो आर इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/8। बोलो क्लियर।
क्लियर है सभी को? हाँ, इसका वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो, इसका वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करो, इसे नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करो। इसे नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करो सभी। नोट कर लिया? बोलो, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, और क्या बताना है? आर की वैल्यू तो बतानी ही है, साथ में ये भी बताना है कि रे टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ सभी। रे टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे है तो आंसर बताओ कितना आएगा। अवे है तो आंसर बताओ कितना आएगा। सभी आंसर बताओ। सही है दोनों का, इंद्रजीत सही है, अमृता सही है। प्रतीक्षा सही है। बाकी सभी बताओ। चलो सही है 90 डिग्री। और सभी को पता होना चाहिए कि जब लाइट रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में मूव करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। कहाँ जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या लिखोगे? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। बोलो क्लियर है?
N1 कितना 3/2 साइन 30 इज इक्वल टू N2 कितना 3/4 इंटू साइन आर। तो साइन आर कितना 3/4 अपॉन 3/4 यानी 1। आर कितना आ गया बोलो क्लियर। चलो अब इसी के साथ एक और चीज तुम्हें समझाता हूँ, वो कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक फिनोमिना और है, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद समझाता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कर लिया नोट। चलो अब लिखना है इसमें, हेडिंग डाल दो सभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सभी नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालो, नेक्स्ट लाइन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो कर लिया बोलो, नोट कर लिया सभी ने। चलो यहां पर अब लिखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है। व्हेन ए लाइट when a light pass from denser medium to rarer medium। पूरा डेफिनेशन सुनते जाना, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। जब लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, डेंसर से रेरर मीडियम पर। देन एट ए फिक्स वैल्यू ऑफ at a fixed value of incidence angle at a fixed value of incidence angle, the refracted angle the refracted angle the refracted angle become 90 degree। The refracted angle become 90 degree or the refracted angle become 90 degree or the refracted ray move parallel to that mid surface, parallel to the surface after which if we increase the value of incidence angle, if we increase the value of incidence angle, increase the value of incidence angle, incidence angle, then the ray start to reflect. When the ray start to reflect from that medium,
from that medium. This phenomena is called as this phenomena is called as total internal reflection of light. Called as total internal reflection. Reflection. क्लियर है? बोलो, इसको पढ़ो, नोट करो एक बार, इसे एक बार पढ़ो, नोट करो, फिर आगे डिस्कस इसी पे मैं बताऊंगा। एक बार सभी से नोट करो। यदि किसी को प्रीवियस पेज देखना है तो बोलो। यदि किसी को प्रीवियस पेज देखना है तो बोलना। देखो, नोट करो, बताओ क्लियर है या नहीं। श्रेया, नोट कर लिया? चलो, ये पेज भी नोट करो सेकंड, उसके बाद फिर मैं आगे इसमें क्या मैंने लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये पेज करो। कर लिया नोट? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है और क्या बोला है। When a light pass from denser medium to rarer medium, जब लाइट डेंसर मीडियम, क्या ये डेंसर मीडियम है? ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और इससे किस में जा रही है? रेरर में। डेंसर से किस में जा रही है? रेरर में। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर? अब से रेरर में जा रही है, देन ए फिक्स वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, क्या इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल आया है क्या वो 90 डिग्री है? बताओ। At a fixed value of incidence angle, the value of refracted angle become 90 degree, or the refracted ray is parallel to the surface. क्या ऐसे रिफ्रैक्टेड रे मूव करेगी? बोलो, ऐसे रिफ्रैक्टेड रे मूव करती है। हम बढ़ाते हैं, हम इंसिडेंस एंगल का वैल्यू इंक्रीज करते तो रे रिफ्रैक्ट होने की रिफ्लेक्ट होने लगती है। क्लियर है ये बात? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती थी ना, उसके बाद रे क्या होने लगती है? रिफ्लेक्ट।
तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो क्लियर है? चलो, अब तुमने TIR के कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी सुने होंगे। यदि तुमने एक एग्जाम्पल तो सुना होगा, LED लाइट। इस तरह से एक लाइट रहती है। एक, यदि हम बात करता हूं मैं सिंपली, ऑप्टिकल फाइबर नाम सुना है? बोलो, क्या ऑप्टिकल फाइबर नाम सुना है सभी ने? ये ऑप्टिकल फाइबर किस पर वर्क करती है? TIR पर। इट वर्क्स ऑन TIR। जो आज के टाइम में 4G सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? TIR की वजह से। क्योंकि उसमें कौन यूज आता है? ऑप्टिकल फाइबर। और वो किस पर वर्क करती है? TIR पर। क्लियर है सभी को? क्योंकि रियल में क्या होता है, यहाँ से हम एक रे सेंड करते हैं, एक लाइट का वेव को हम यहाँ से सेंड करते हैं, और वो कंटिन्यूसली इस तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए कंटिन्यूसली क्या होती है? आगे बढ़ती जाती है। बोलो क्लियर है? हाँ, LED लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका एग्जाम्पल कर लो, सभी लोग इसका एग्जाम्पल नोट कर लो। ऑप्टिकल फाइबर। आगे बोलो। ऑप्टिकल वाईफाई नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर वो होता है जिसके थ्रू जो हमारे सिग्नल, जो भी हमारे सिग्नल है, हम उनको वेव की फॉर्म में सेंड करते हैं। जैसे कि सपोज कर रहा हूँ मैं तुमसे अभी बात कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं ना, और वो तुम्हारे पास तक पहुँच रहे हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, या बोल सकते हो, या फिर अभी जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन होता है सैटेलाइट के थ्रू। तो हम घर में एक बॉक्स लगवा देते हैं, और वहां से जो हमारे घरों तक जो भी कनेक्शन आता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। जो नेट का कनेक्शन आता है वो किसके थ्रू आता है? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर ऐसा चीज है जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सिग्नल को सेंड किया जाता है। ठीक है, एक तरह का पाइप ही रहता है। हो गया? चलो,
अब एक चीज और पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अच्छा चीज बताता हूँ तुम्हें। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, स्लैब हेडिंग डाल दो सभी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आप ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा अच्छे से सीखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, ये पूरा किसके कांटेक्ट में, ग्लास स्लैब एयर के कांटेक्ट में। ग्लास स्लैब किसके कांटेक्ट में है, एयर। और ऐसे कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ है, पूरा इस तरह हुआ है, 3D में है, हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ कौन सा दिखाई दे रहा है, फ्रंट। क्लियर। तो अब ध्यान से देखना, यदि यहाँ से कोई भी लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना एन, और ये ए मान लेते हैं, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हम कंसिडर करते हैं 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसा कंसिडर करते हैं, 1 या यूनिट। अब यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो ध्यान से देखना क्या हो गया, कि सपोज करो कोई ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट इंसिडेंट हो गई इस तरह से, ये एंगल कितना है, आई, ये एंगल कितना, आई, और ये इसका ओरिजिनल पाथ है। यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये अपने इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाती। बोलो क्लियर है। यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये इस पाथ को क्या करती, फॉलो करती। ठीक, लेकिन अब ग्लास स्लैब आ गई, तो एक बात बताना, क्या ग्लास, क्या ग्लास डेंसर होता है किससे, एयर से। बोलो, ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है किससे, एयर से। तो ग्लास यदि डेंसर है एयर से, तो एक बात बताना, लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, लाइट किस मीडियम से किस में जा रही है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर। बोलो, लाइट किस मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर से रेरर या रेरर से डेंसर। बताओ सभी, रेयर से डेंसर। तो ये तो रहा रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो रेरर से यदि डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ, रेरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स। तो ये रहा नॉर्मल, इसके टुवर्ड्स मतलब क्या है, ऐसे। बोलो, इसके टुवर्ड्स मतलब ऐसे, और ये एंगल कितना हो गया, आर। क्या अभी भी वही इक्वेशन आएगी, एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर। एन वन कितना है, 1, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर। बोलो क्लियर है। पक्का। चल, अब यदि ये बात क्लियर है तो ये लाइट यहाँ पर आ गई, ये लाइट ग्लास स्लैब के जस्ट एंड पार्ट पर आ चुकी है। इस पार्ट पर मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, इस पार्ट पर मैंने क्या किया, नॉर्मल। यदि ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा, बताओ। यदि ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा। बताओ, ये एंगल थीटा कितना होगा। यदि ये एंगल आर है
तो ये एंगल कितना होगा बताओ। सभी लोग आंसर बताओ। क्या आर ही रहे? ये एंगल कितना होगा आर। यदि ये एंगल आर है और ये यहाँ पर कुछ एंगल से गया आर डैश से, क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रहा है रेयर, पहले तो कहाँ गया रेयर टू डेंसर, और दूसरी बार कहाँ जा रहा है बोलो, दूसरी बार कहाँ जा रहा है, क्या रेयर से डेंसर। डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। एक मिनट रुको, मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ, पूरा ही हटा के ये लो। अब बनाता हूँ डायग्राम अच्छे से, तुम्हें समझ में आएगा। हर चीज को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो ऐसे है। ये ग्लास स्लैब है, ये कौन है ग्लास स्लैब, जिसकी विड्थ कितनी है डी। अब एक बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, कितना एंगल आई, कितना एंगल आई। अब आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये रहा इसका ओरिजिनल पाथ, ये इसका क्या था ओरिजिनल पाथ इस तरह से, और ये इसका नॉर्मल है। तो जब रेयर से डेंसर में आ रही थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, तो ऐसे ये एंगल बन गया आर, बोलो क्लियर। अब ये रहा इसका ओरिजिनल पॉइंट, यदि ये एंगल आर है तो क्या ये एंगल भी आर होगा, ये एंगल भी कितना होगा आर, बोलो क्लियर है। और आफ्टर दैट जो रे होती है, आफ्टर दैट जो रे होती है, क्या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है, जब डेंसर से, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है एन, और डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती, तो ऐसे जाती। यदि इससे डायरेक्ट जाती तो ऐसे आती, लेकिन अब कैसे जाएगी कुछ इस तरह से, बोलो क्लियर है। तो यह बिल्कुल सही डायग्राम बन गया हम लोगों का, ये क्या बन गया सही डायग्राम। अब इसके लिए तो मैं लिख चुका हूं एन वन साइन है इजिकल टू एन टू साइन आर, ये एंगल आर है और ये क्या मान लिया आर डैश, ये क्या मान लिया आर डैश। तो क्या मैं लिख सकता हूं एन इंटू साइन आर डैश, एन इंटू साइन आर इजिकल टू 1 इंटू साइन आर डैश, बोलो एन इंटू साइन आर इजिकल टू 1 इंटू साइन आर डैश, क्या मैंने सही लिखा है बताओ सभी। तो यहां से देख के बताना कि साइन डैश ये वाली और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या एन इंटू साइन आर कॉमन आ रहा है, बोलो क्या एन इंटू साइन आर कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं साइन आर इज इक्वल टू साइन आर डैश, सॉरी साइन आई इज इक्वल टू साइन आर डैश। तो क्या आई इज इक्वल टू आर डैश आ गया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया आर डैश। और यदि आई और आर डैश का वैल्यू सेम है तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल बनेंगी, बोलो। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब, after the reflection from the glass slab, the incident ray, the incident ray become parallel to itself. After the reflection from the glass slab, the incident ray become parallel to itself. बोलो क्लियर, बताओ क्या बात क्लियर हो गई सभी को।
अमृता, अनुजा, उद्यान, श्रेद्यान, प्रतीक्षा, साक्षी, श्रेया, ऋषिकेश, ओमकार। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो, पहले ये डायग्राम बनाओ और ये नोट करो, फिर मैं इसमें कुछ लिखाऊंगा वो नोट कर लेना। पहले ये डायग्राम बनाओ, नोट करो, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा वो नोट कर लेना, ठीक है? कर लिया सभी ने नोट? तो इसमें नोट करना, when we pass the light, when we pass light from the glass slab, we pass the light from the glass slab, then we observe that, then we observe that, then we observe that, then we observe that the final refracted ray, then we observe that the final refracted ray become parallel to the, then we observe that the final refracted ray become parallel to the incident ray, become parallel to the incident ray। कर लिया नोट? हो गया? चल, ये तो किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। बोलो क्लियर है? अब ऐसा हमें पढ़ना पड़ता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो ग्लास स्लैब है मतलब प्लेन सरफेस, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़नी पड़ती है थ्रू कर्व सरफेस, जिसमें बाद में हम पढ़ते हैं मिरर के थ्रू। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट थ्रू कर्व सरफेस, जिसमें हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, लेंसेज के थ्रू, कर्व सरफेस।
और इसमें हमें किसके थ्रू पढ़नी पड़ती है? लेंसेज के थ्रू। और सभी लेंसेज के बारे में जानते हैं, कितने टाइप टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो कौन सा? कन्वर्जिंग, और दूसरा कौन सा? डाइवर्जिंग। एक तो जो लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज, और दूसरा जो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज। लेंसेज के दो टाइप है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या काम करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को एक ही पॉइंट पर। और डाइवर्जिंग क्या काम करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। बोलो, क्लियर है? प्रिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे ऋषिकेश, प्रिज्म के बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। कोई पॉइंट नहीं रहेगा जो छूट जाएगा हमसे, ठीक है? तो दो टाइप के लेंस पर हमें डिस्कशन करना होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग बेसिकली क्या करता है? कन्वर्ज करता है, और दूसरा होता है डाइवर्ज। अब इसमें बहुत टाइप के लेंस आते हैं। एक आता है कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के भी बहुत टाइप होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव। एक कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। दूसरा कौन सा होता है? कॉनकेव। थर्ड होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये तुम 11 12 में ये सब पढ़ते हो। फोर्थ होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फिफ्थ होता है प्लेनो कॉनकेव। फिफ्थ कौन सा? प्लेनो कॉनकेव। और सिक्स्थ रहता है प्लेनो कॉन्वेक्स। सिक्स कौन सा रहता है? प्लेनो कॉन्वेक्स। बोलो, क्लियर है? बताओ। इतने टाइप के लेंस पर हमें बात करनी पड़ती है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस आइए, बोलो, देखा है सभी ने? बोलो, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। फिर कॉनकेव लेंस कैसा होता है? इस तरह का। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अगला, दो तो हो गए। थर्ड, कॉन्वेक्स कॉनकेव। पहले कौन आता है? कॉन्वेक्स। फिर कौन आता है? कॉनकेव। तो इस तरह का लेंस जो फॉर्म होता है ये कहलाता है कॉन्वेक्स कॉनकेव। डायग्राम बना लेना सभी। डायग्राम बहुत समझना जरूरी है। कॉन्वेक्स कॉनकेव। अगला आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। अगला कौन सा आता है? कॉनकेव। तो पहला पार्ट कौन सा? कॉनकेव। दूसरा पार्ट कैसा? कॉन्वेक्स। बोलो, क्लियर? बताओ। क्लियर है सभी को? डायग्राम नाम के साथ लिख रहा हूँ। ये तो पूरा है, कैसा है? कॉन्वेक्स। ये पूरा कैसा है? कॉनकेव। अब ये कैसा है? कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो पहला पार्ट कैसा? कॉन्वेक्स। दूसरा पार्ट कैसा? कॉनकेव। ये कैसा है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो पहला पार्ट कैसा? कॉनकेव। और दूसरा पार्ट कैसा? कॉन्वेक्स। बोलो, क्लियर है? नोट कर लिए सभी ने? बताओ, सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, चलो अभी दो और बाकी हैं। कौन से? प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लेनो कॉनकेव। पहला कौन सा सरफेस आएगा? प्लेन। पहला कैसा सरफेस आएगा? प्लेन। और दूसरा कैसा आएगा? कॉनकेव। तो ये बन जाता है प्लेनो कॉनकेव। और लास्ट कौन सा? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कुछ इस तरह का। उल्टा हो गया, एक मिनट, नाम चेंज कर दो। प्लेनो कॉनकेव, ये इस तरह के होते हैं। क्लियर है सभी को? बोलो। समझ में आ गया सभी टाइप के लेंस? चलो, अब यदि तुम्हें लेंस फॉर्मूला पढ़ना है और मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, सॉरी, लेंस में भी दो फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। या तो तुम्हें लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, या फिर ऋषिकेश लास्ट वाला डायग्राम समझ नहीं आया? क्यों? वही तो सेम तो किया है। पहले कैसा सरफेस है? प्लेन। और दूसरा कैसा सरफेस है? कॉनकेव। तो पहला सरफेस यदि प्लेन है और दूसरा कैसा है? कॉनकेव। बताता हूँ, एक मिनट रुको। हो गया। अब यदि हमें लेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो लेंस फॉर्मूले से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी होती है, वो रहता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अभी तो हम प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कर रहे थे, अभी हम करते हैं कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। इसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला, जो आप लोग पढ़ते हो। जो लेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। वो लेंस फॉर्मूला इस फॉर्मूले के बिना पॉसिबल नहीं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। बोलो क्लियर है? यही लेंस फॉर्मूला होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन ये बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो ये हम 11th क्लास में सीखते हैं या 12th क्लास में सीखते हैं। चैप्टर है रे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। उसका मैं बहुत छोटा सा पोर्शन तुम्हें समझा रहा हूँ, देखना। ये सपोज कर लो, ये कैसी है? कर्व सरफेस। ये क्या है? कर्व सरफेस है। और इस कर्व सरफेस के एक साइड मीडियम है n1 और दूसरी साइड मीडियम कौन है? n2। ये कर्व सरफेस है, इसके एक साइड मीडियम कौन है? n1, इधर मीडियम कौन है? n2। ये क्या बन गया इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है? यहां से एक u डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया लाइट का। अब इससे कोई बीम ऑफ लाइट ऐसे गई। बोलो क्लियर? अब इसका जो नॉर्मल है, क्या वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है?
नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर से। बोलो क्लियर। और इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ, सॉरी इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यदि मैं बोल दूं कि n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2, तो क्या लाइट डेंसर से रेयर में मूव कर रही है? बोलो। या n2 इज ग्रेटर देन n1 मानते हैं, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो लाइट रेयर से किधर जा रही है? डेंसर में। तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है? बोलो। यदि लाइट डेंसर से किधर जा रही है? रेयर में। रेयर से किधर जा रही है? डेंसर में। किधर शिफ्ट होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो उधर जाने की बजाय ये इधर शिफ्ट हो जाती है और कुछ ऐसे आती है, ये सपोज कर लो ये रही। बोलो क्लियर। और ये एंगल क्या बन गया? आर। ये एंगल क्या बन गया? आर। और जहां पर ये इस सरफेस से मिली इस डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं? बी। इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया? बी। अब एक फॉर्मूला तो ये रहता है एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। बोलो क्लियर है। ये तो इसमें फॉर्मूला यूज होता ही होता है। और एक और फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं सारा चैप्टर यहीं कवर कर दूंगा। तो उन दो फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट रहता है एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये रिजल्ट आता है इससे। एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज का डिस्टेंस जहां पर इमेज बनेगी। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एन वन एन टू सभी को पता है, सिर्फ ये फॉर्मूला नोट कर लो। ये कैसे आता है ये हम 11th में सीखेंगे। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम, जब हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा रे ऑप्टिक्स, तब हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, बोलो। चलो, तो मैं आज का लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। इसके बाद का लेक्चर कल करेंगे। फिगर का वर्किंग लिखा सकते हैं, लिखना है सभी को फिगर का वर्किंग। देखो दोबारा ये सब कुछ मैं पढ़ा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे दोबारा पढ़ाना है उस चैप्टर के साथ, रे ऑप्टिक्स साथ। तो वहां पर सब कुछ कवर होगा। अभी तो मैं सिर्फ 10th का रिवाइज करा रहा हूँ और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ बस। अभी तो मैं 10th का रिवाइज करा रहा हूँ और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। मंडे से हम प्रॉपर 11th स्टार्ट करेंगे, उसमें जितना सब कुछ है वो सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है निशाद? चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।